बेटा, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सर कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं होता। हाँ, कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, लेकिन आइडियल होने का क्राइटेरिया जरूर होता है बेटा, और वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आइडियल होने का मतलब क्या होगा, चलो देखते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और आइडियल होने के लिए बेटा 4 क्राइटेरिया याद रखना। पहला क्राइटेरिया, रॉल्स लॉ को ओबे करना। रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन को फॉलो करना, इसको फॉलो करना, या फिर इसको फॉलो करना। और फॉलो करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जितना भी डेटा आपके पास आएगा, ये डेटा आएगा, ये डेटा आएगा, ये डेटा आएगा, जो भी डेटा आएगा, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए। और सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को बैठाने के बाद अगर LHS और RHS इक्वल आया तो कहेंगे कि ये ओबे किया। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया में से पहला क्राइटेरिया होता है आपके पास कि रॉल्स लॉ को ओबे करेगा किसी भी हालात में। दूसरा क्राइटेरिया आपके पास ये होगा, और इसको अच्छे से समझना बेटा, यहीं पे सबसे ज्यादा खेल मिलने वाला है। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरैक्शन, और सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरैक्शन सेम होना चाहिए। अब ये इंटरैक्शन का मतलब समझ लो क्या होगा। ये इंटरैक्शन का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये इंटरैक्शन का मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो सकता है। तो इस तरीके का इंटरैक्शन अगर सब में सेम हो, जिस तरीके का इंटरैक्शन सॉल्वेंट में पाया जाए, उसी तरीके का इंटरैक्शन अगर सॉल्यूट में पाया जाए, और दोनों को मिलाने के बाद भी इंटरैक्शन में कोई चेंज ना हो, तो उसको हम लोग आइडियल कहेंगे। तीसरा कंडीशन है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद उसके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और ना ही उसके वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए। अगर ये 4 क्राइटेरिया बेटा फॉलो होगा तो आप कहोगे कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। मतलब आइडियल बनाया जा सकता है लेकिन परफेक्ट आइडियल नहीं हो सकता है। और आइडियल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया सुन लो ध्यान से। पहला कंडीशन, अगर आइडियल करीब करीब तक पहुंचना है तो नॉन पोलर होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट नॉन पोलर और सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए। अच्छा बताओ तो, अगर सॉल्यूट भी नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो वो दोनों का इंटरैक्शन, जवाब दे बेटा लोग। अगर सॉल्यूट भी नॉन पोलर सेम हो जाएगा, अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो उसमें भी इंटरैक्शन सेम होगा। तो इट कैन बिहेव लाइक एन आइडियल, वो आइडियल हो सकता है ना। अच्छा अब ये बताओ कि इंटरैक्शन जो होगा वो वैन डर वाल्स फोर्स भी हो सकता है। कोई बता सकता है वैन डर वाल्स फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स साइज पे डिपेंड करता है बेटा, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर दो पार्टिकल का साइज सेम हो जाए तो बोल तो, अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज और सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज सेम होगा तो बोलो दोनों में वैन डर वाल्स फोर्स मैक्सिमम एक जैसा काम करेगा, एक जैसा काम करेगा। तो देखो क्या बताया जा रहा है, फाउंड इन दैट पेयर्स ऑफ लिक्विड, आइडियलिटी उस पेयर ऑफ लिक्विड में मिल सकता है जिसमें साइज और स्ट्रक्चर एक जैसा हो। साइज और स्ट्रक्चर एक जैसा होने का मतलब यही हो रहा है बेटा कि वहां इंटरैक्शन सेम होगा। और एग्जांपल देखो, हेक्सेन के साथ हेप्टेन को मिलाओ तो वो करीब करीब आइडियल सॉल्यूशन बना देता है बेटा। इथाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके का लिक्विड को मिक्स करने पर आइडियल सॉल्यूशन पाया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल पे। अच्छा उससे पहले ग्राफ आ गया बेटा, ग्राफ पे थोड़ा सा काम करते हैं। ये ग्राफ तो दिख रहा है यहाँ पर, दिखने दो, हम लोग पहले अपना डिस्कशन से ग्राफ बनाते हैं। चलो बताओ तो, मेरे से बात करना, बोल रॉल्स लॉ में प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली है ना। अब प्रेशर का मतलब ये वेपर प्रेशर है, तो सोचो यहाँ ध्यान से समझना ग्राफ को। ये देखो ग्राफ बना रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन है और ये वेपर प्रेशर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन है ना, बनेगा। अच्छा इस पॉइंट पे बताओ तो, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है? 0 है ना। अब समझना बात को, से मोल फ्रैक्शन तो आपके पास एक, अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये तो नॉर्मल हो गया, कोई भी एक कंपोनेंट का हो गया। अगर दो कंपोनेंट, जैसे कि हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हुआ, तो दो कंपोनेंट का मतलब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी होगा। तो चलो पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए, तो ध्यान से समझना बेटा। तो बोल इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा? 0 और मान लो ग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बोल जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम होता कितना बेटा?
1. 1 है ना। अब मैक्सिमम अगर इसी लॉजिक से बात करेंगे कि 1 अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो इसी जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होना चाहिए? 0. 0 होना चाहिए। और इस तरफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होना चाहिए बेटा? 1. 1 होना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ से एक और ग्राफ बना सकते हैं। 1 अब यहाँ से अगर ग्राफ बनाएंगे तो बोल, अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, इसका मतलब ये किसका वेपर प्रेशर होना चाहिए? ए का वेपर प्रेशर होना चाहिए, Yes, sir. हाँ सर. होगा। अब देखिए तो कौन बताएगा यहाँ पे, बोल। इस पॉइंट पे ये भी याद रखना, ये भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाओ ये वाला लाइन पे बात करते हैं। तो अगर ये वेपर प्रेशर ऑफ बी है तो ये, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो इसका ग्राफ कुछ, इसका भी स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ से कई सारा क्वेश्चन बनेगा बेटा, ग्राफ पे ध्यान देना, एक करके बात करते हैं। बताओ इस पॉइंट पे, ये भी तो वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे किसका वेपर प्रेशर आपको मिलेगा? ए का या बी का? A का. ए का मिलेगा। और वो जो भी होगा वो P डिग्री ए होगा। क्यों बताओ तो? प्योर बी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे बी है नहीं, है ना। इस पॉइंट पे सिर्फ, याद है ऐसे पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल्स करते हुए हम बोले थे ना कि अगर इसको 0 मान लेंगे तो प्योर हो जाएगा, उसको 1 मान लेंगे तो प्योर हो जाएगा। याद आ रहा है वो क्वेश्चन? हाँ सर. यस सर। देखो बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर, जबकि ये लाइन वेपर प्रेशर ऑफ बी का है, पर इस पॉइंट पे हमको प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. उसी तरीके से अगर आपसे पूछेंगे इस पॉइंट पे किसका वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा? P not B. B का. है ना। अच्छा अगला सवाल बताओ तो, प्योर ए और प्योर बी ग्राफ से बताओ, जो भी ग्राफ आपके आंख के सामने दिख रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? देखे तो कौन आंसर देगा? A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. बोलो। ए का ज्यादा है। अच्छा बताओ तो, पिछले क्लास में पढ़े थे, बोल। नहीं सर, B का ज्यादा बीपी और होगा. वीपी का क्या रिलेशन पढ़े BA थे बेटा? बीपी और वीपी का क्या रिलेशन पढ़े थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये बताओ, प्योर ए का वेपर प्रेशर और प्योर बी का वेपर प्रेशर किसका ज्यादा दिख रहा ग्राफ में? बी का। B का. नहीं A. ए का। बोल, होगा ये? Yes, सर। हाँ sir. अच्छा अब देखो, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सुनो। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है PA इज इक्वल्स टू P नॉट A x से। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? PB इज इक्वल्स टू P नॉट B x B। और अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा P इक्वल्स टू P नॉट A x से प्लस P नॉट B x B। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगला क्वेश्चन, ये ब्लैक लाइन किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पर्पल लाइन या ब्लू लाइन किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये येलो लाइन किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ तो, तीन कलर दे दी बेटा, बोल। सर ब्लू एंड ब्लैक राउल्स लॉ। ब्लैक वाला बेटा रॉल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला रॉल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन येलो वाला डाल्टन्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल, समझ में आया बात? हाँ यस क्योंकि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। हाँ सर। चल बेटा, अभी ग्राफ को पढ़ के देखते, समझ में आ रहा? अब अगला क्वेश्चन, इसी ग्राफ में बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ए या बी का? A का. ए का वेपर प्रेशर कम दिख रहा है। बात समझ में आया? ग्राफ स्टडी कर पाओगे अब आप लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, देखो समझ में आ रहा? Yes, sir.
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आ जाओ बात करते हैं। सारा पॉइंट पढ़ो और बताओ किस पॉइंट में आपको दिक्कत है बेटा। बोलो रिप्लाई तो बेटा, किसका दिक्कत है? सारा तो पढ़ा नहीं, बोलो। नहीं सो सर, नहीं ठीक है। प्रॉब्लम है। तो बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? अगर Yes, नॉट sir. इक्वल्स टू Yes, जीरो तो sir. इसका दो मतलब निकलेगा बेटा, इधर ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो तो वो क्या कहलाएगा बेटा? Positive पॉजिटिव deviation. डेविएशन। और लेस देन जीरो होगा तो क्या कहलाएगा? Negative deviation. ऐसे ही हम लोग पढ़े थे, याद करो, ऐसे ही हम लोग पढ़े थे कि अगर z ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, याद है? हाँ सर, z yes लेस sir. देन 1 होगा तो नेगेटिव डेविएशन, और z इक्वल्स टू 1 होगा तो आइडियल गैस, याद है? Ideal, yes sir. तो यहाँ पर भी इसी तरीके पे बात करेंगे। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर से कितने तरह की, कितना कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, बोलो? 2. 2. और दो में एक का नाम क्या होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन, और एक का नाम Negative. नेगेटिव डेविएशन। पढ़ बेटा और बोल क्या डाउट है। Sir, बोलो। बेटा पढ़े ना अभी हम लोग कि अगर पॉजिटिव डेविएशन तो सबका वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन में चला जाएगा ना? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट पे बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। आप लोग जवाब दो बेटा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन, सॉलिड सॉलिड का इंटरैक्शन, इसके कंपैरिजन में जब दोनों को मिला देंगे तो जो सॉल्वेंट सॉलिड का इंटरैक्शन, मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो इसका इंटरैक्शन ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो? greater than. Sir, less than. Yes, sir. AB condition. अब समझ लीजिए होगा बेटा। समझ में आया? Yes sir. चलिए फिर से बात करते हैं, नहीं समझ में आया आप लोगों को, फिर से बात करते हैं। ये बताओ अगर इंटरैक्शन ज्यादा होगा, मान लो ए और बी के बीच में, तो वहां वेपर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ये बताओ? कम. कम बनेगा। कम. और अगर वेपर कम बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा. कम होगा। कम होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन में देखो तो वेपर प्रेशर क्या दिखा रहा है? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा दिखा रहा है।
किसका ज्यादा दिखा रहा है ये तो बताओ। टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर। टोटल टोटल मतलब ए का ना, बी का ना, ए बी का। AB का। अब लॉजिक लगाओ तो अगर ए बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है बेटा, इसका मतलब ए बी के बीच में इंटरैक्शन क्या होना चाहिए? कम होना देखो तो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे क्या लिखे हैं कि ए बी का इंटरैक्शन कम है Yes. ए और बी से। बात समझ में आ रहा है लॉजिक? यस Yes, sir. यहाँ पे भी ए और बी के रेस्पेक्ट में ग्रेटर देन चला जाएगा, मतलब ए बी कम होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. Yes, sir. और ये इसका ग्राफ देखो, होना चाहिए था कैसा ग्राफ? एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर लाइन से ऊपर चले जाए तो वो कौन सा डेविएशन कहलाएगा? पॉजिटिव। Positive. ठीक है ना? अच्छा ये देखो तो ग्राफ, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है वेपर प्रेशर के टर्म में, तो बोल वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? Inversely. Inversely proportional. अच्छा इस ग्राफ से देख करके बोल तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? ए का। सर बी का। B. B का. B का. किसका ज्यादा होना चाहिए? B. B का. तो देख तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ग्राफ ठीक दिख रहा है। Yes, sir. यानी याद रखना बेटा, जो तुम्हारा वेपर प्रेशर का ग्राफ बनेगा उसको उल्टा कर दो तो तुमको बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दिखेगा। देखो समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। इस मॉलिक्यूल का नाम बोलो। इसका नाम बोलो। इथेनॉल। अब बताओ इथेनॉल में कौन सा इंटरेक्शन काम करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। है ना? और यहाँ पे कौन सा काम करेगा? पढ़ो इसको। तो बोलो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ए का इंटरैक्शन, बीबी का इंटरैक्शन और एबी का इंटरैक्शन किसका बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए? AB छोटा। AB का इंटरेक्शन AB छोटा कम होना चाहिए ना? अब देखो समझना बात को। अब सोचो कि मान लो ये इथेनॉल मॉलिक्यूल है, ये इथेनॉल मॉलिक्यूल है, और इसके बीच में कौन सा इंटरैक्शन काम कर रहा है? हाइड्रोजन। Hydrogen. अब इसके इसके अंदर हम ऊपर से डाल दिए साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ करके बीच में खुद बैठ जाएगा, होगा? Yes, sir. अब ये बताओ यहाँ पे जो इंटरैक्शन होगा, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? अब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा वैन-डर-वाल्स फोर्स होगा। आप में से कोई बताएगा हाइड्रोजन बॉन्ड में और वैन-डर-वाल्स फोर्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाइड्रोजन। इसका मतलब जब दोनों मिक्स हुआ तो बोलते हो इंटरैक्शन कमजोर पड़ गया कि और मजबूत हो गया? कमजोर। तो आपको हम दिखा रहे हैं ना बेटा कि वीक हो गया इंटरैक्शन। यस। पढ़ो उसको, देखो तो बात समझ में आ रहा? यस सर। याद रखना बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए जब सॉलिड और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन कमजोर पड़ जाए तो इसका मतलब इंटरैक्शन कम पड़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा।
बोल कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए? सर ए बी A भी बड़ा होना चाहिए। अब मामला क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ सर। तो बस देखते जाओ, यस जिस पॉइंट में दिक्कत होगा बोलना, अदरवाइज हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बेटा जो पढ़ा है उसका उल्टा पढ़ना आपको। हाँ ओके। यस सर। Yes, sir. यस सर। आ रहा है? यहाँ देखो, दोबारा समझाते हैं। यहाँ देखो, याद रखना, प्रोपानोन मतलब ये कौन है? एसीटोन है बेटा। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया है। तो बोल, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब इंटरेक्शन इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया? इंक्रीज कर गया। Increase. इंक्रीज करेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज का मतलब भी तो नेगेटिव डेविएशन होगा बेटा, यस सर। है ना? तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है, पढ़कर देखो, समझ आ रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, समझा है बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन आप लोगों की सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। So A. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आपका आंसर सही है बेटा, या मार्किंग गलत है? ऑप्शन ए सही है। डी नहीं। सी। सी सी। सी। डी। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पे भी क्वेश्चन करेक्शन कर रहे हैं। अब बताओ आंसर क्या होगा? सर डी। डी। ऑप्शन डी। सर सर डी डी। सर A भी तो है ना? तो सी क्यों नहीं होगा? लेकिन जब अरे अभी भी पढ़े ना बेटा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म देखो तो ये एग्जांपल था ना। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन जब दोनों आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मतलब इंटरेक्शन बढ़ गया, मतलब वेपर यस प्रेशर सर। बढ़ गया।
D. D, sir. Sir, D. D. Sir, C. C होगा। कैसे सी होगा बेटा, सोच तो। बोला क्वेश्चन में कौन सा सॉल्यूशन बोला है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल। और अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो, यस सर। Yes, sir. है ना? नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या होगा? आइदर ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, लेस देन। है ना? या तो ग्रेटर Yes. देन 125 होगा या लेस देन 125 होगा, ये आंसर होगा ना? अगर Yes, नेगेटिव sir. डेविएशन बोलता तो लेस देन 125 होता, पॉजिटिव बोलता तो ग्रेटर देन 125 होता, आइडियल बोलता तो 125 होता। या तो नॉन आइडियल बोलकर छोड़ दिया है। समझ में आया बात? Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए। बोलो। C. बोल बेटा। A sir. बोलो। Sir, A. बोलो क्यों? तो इसका आंसर जानने के लिए बेटा आपको समझना होगा कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप का एक और नाम याद रखना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं इसको। अब सुनो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा दो ऐसा लिक्विड होगा जहां पे दोनों का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन जब उसको एक डेफिनिट कंपोजिशन में मिक्स कर दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है बेटा उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये याद रखना। और इस एग्जांपल में आपको याद रखना इथेनॉल एंड वाटर, और भी एग्जांपल्स देखेंगे, चलो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन को पढ़े बेटा लोग।
Yes, sir. Yes, sir. कितने तरह का होता है एजियोट्रॉप? 2 2. चलो एक एक करके बात करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इस तरह का एजियोट्रॉप वो दिखाएगा जिसके पास कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव बेटा बता, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा. ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम. कम होगा। कम और हमारा हेडिंग क्या पढ़ो तो? मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग नाम से आपका आंसर मिल जाएगा। जहां मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ जाना, वो कौन सा डेविएशन दिखाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये वाला लाइन पढ़ो, देखो क्या बता रहा है। यस सर। आया बात समझ में? एक ऐसा मिक्सचर होगा जहां पर वेपर प्रेशर हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट समझ, उसका एक साथ सब समझाएंगे। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में याद रखना बेटा कि जिस दो लिक्विड को मिक्स करेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मान ले ए का बॉइलिंग पॉइंट एक्स है, बी का बॉइलिंग पॉइंट वाई है, और दोनों को मिक्स करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जेड आया है। याद रखना जेड विल बी लेस देन एक्स एज वेल एज जेड विल बी लेस देन वाई, यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। देखो तो पढ़ के ये लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये है, ये प्योर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। देख दोनों का अलग अलग है। यस सर। अब बताओ तो इनको कितना कितना मिक्स किया गया, आप लोग चार्ट देख करके बताओ। बोलो। हाँ हाँ सर। है ना? Yes, sir. में कौन है बेटा? ये है ना। इसका मतलब है बेटा कि 4% पानी लगभग और 96% अल्कोहल को जब मिक्स किया गया है, मिक्स करने के बाद देखा गया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कॉमन आ गया। और देखते बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया। अब ये बॉइलिंग पॉइंट किसका? पानी का कि दारू का? बोल, ये किसका है बॉइलिंग पॉइंट? दोनों का। दोनों का है ना? कॉमन पे आ गया। अच्छा वो तो ये बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम है? हाँ सर। हाँ दारू सर। से कम है? दारू से कम है? यस सर। यस यस सर। तो क्या बताते कि दोनों के मुकाबले में उससे भी कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बेटा अगर ये बात समझ में आ गया तो अगला हम सिर्फ दिखाते जा रहे, आप देखो समझ में आ रहा है। अगला देखो, ये नहीं, ये छोड़ दो। यस सर। Yes, sir. सेम चल रहा है ना एकदम वैसे ही। यानी मैक्सिमम आइसोटोप दिखाने के लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल दो बेटा, एग्जांपल। यस सर। अभी तो दोनों का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है। हाँ सर। हाँ सर। याद रखना बेटा, यहाँ से बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। भी पूछेगा, ये ज्यादातर ये पूछता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में वेपर प्रेशर क्या होगा? तो मिनिमम होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। फिर से याद दिला दे, याद रखना बीपी और वीपी का रिलेशन हमेशा याद रखना, ठीक है? यस सर। कौन बताएगा क्या होता है कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी? बोलो। सर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करता हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके नेचर पे नहीं। इसका नंबर पे बेटा, वो तो तुम बोली नहीं, मेन पॉइंट तो खा गई। सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ
ये आपका की पॉइंट। ये बेटा याद रखना, ये इसका की पॉइंट है। ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, पढ़ो इसको। ये 4 टाइप देखो तो याद आ रहा कुछ? Yes, sir. हाँ सर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या आ रहा है वो देखो तो समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो याद होगा ना बेटा आप लोगों को कि 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बात करते हैं। सबसे पहले देखो किस पे बात करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। आइए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का खेल पहले। ये फंडामेंटल फॉर्मूला बेटा रट जा। बेंटो फैक्टर को डिफाइन किया गया ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। और ये भी याद रखना वेंटो फैक्टर के साथ मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ऊपर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा नीचे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट का एक और नाम याद रखना एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। एक और भी नाम याद रखना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब यहां देखो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वेक्टर फैक्टर का वैल्यू बेटा 1. है ना। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखो बोलो इन चारों मामले में वेक्टर फैक्टर बताओ तो। 1, 1 ऊपर 2, इसको 1, माइनस 1. बाकी का तो बोल। 1. बोल समझ आया? नहीं सर, लास्ट का वो। हाँ सर, नहीं समझ आया। तो नहीं समझ आया तो बेटा की इंफॉर्मेशन दे रहे रट जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में टूट जाता है, वो तो टूट करके कितना पार्टिकल दिया बेटा 2। और यही कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के सॉल्यूशन में डाइमर बना देता है। बोलो और एक आई निकालने का अपना ट्रिक याद रखना, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये अपना ट्रिक याद रखना। तो बोलो ग्लूकोज को पानी में डालने से पहले एक ग्लूकोज था और पानी में डालने के बाद भी एक ही ग्लूकोज मिलेगा, तो बेटा वेक्टर फैक्टर 1 होगा। लेकिन NaCl को अगर पानी में डालेंगे तो Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, तो बोल फाइनल पार्टिकल कितना हुआ 2, इनिशियल 1 तो 2 आया, है ना। उसी तरीके से यहां पर देखो तो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल 2, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल 1, तो ये होगा 2/1 1। लेकिन यहां पर देखो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होगा 1/2। क्लियर कर बेटा। Yes, sir. हाँ सर, समझ आ गया।
लेकिन बेटा ये याद रखना कि ये जो आप फॉलो कर रहे हैं ये तभी फॉलो करोगे जब 100% डिसोसिएशन होगा। समझे? मान लो यहां समझाते हैं, यहां देखो, मान लो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ए बी है, 100 मॉलिक्यूल्स है ए बी का, उसका डिसोसिएट करने का कैपेसिटी 50% है, तो आई का वैल्यू निकालो तो देखे कौन आंसर बताएगा। हाँ सर, हाफ। तो ये समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देख बेटा समझ, ए बी पहले मेरे पास कितना था, 100 मॉलिक्यूल्स था ना, Yes, sir. और कितना Yes, परसेंट sir. डिसोसिएट करेगा, 50%। इसका मतलब क्या हुआ, 50 डिसोसिएट करेगा तो 50 ए प्लस देगा, 50 बी माइनस देगा, और 50 ए बी अनडिसोसिएटेड रह जाएगा। एट द एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मिला, 150, है ना? तो ये फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, इनिशियल 100 बेस। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक मिनट तुम लोग रुकना बेटा, एक मिनट रुक जरा, एक मिनट रुकना। बोल बेटा लोग, आई का वैल्यू, Sir, N. आई। N. N. N होगा। So first का 1 होगा, second का 2, 5, 5 होगा, और 5, third का 5. 2 होगा। Copy 5. होगा Third का 5. 2 होगा। फर्स्ट का 2 होगा ना, 1 कैसे तुम लोग बोल रहे हो बेटा? सर 2 ही हाँ हाँ सर, सर 2। 2. सुन, अगर तेरे क्वेश्चन पे ना परसेंट का बात ना किया जाए, कितना परसेंट टूटा, याद रखना, वेंट ऑफ फैक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज n। जैसे इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या था बेटा, आई का वैल्यू क्या होगा, आप लोग n बोले ना, n, तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पे परसेंट का बात आ गया बेटा, तो पूरा खेल घूम जाएगा, और कैसे खेलोगा वो देखो।
मान लो कि हमारे पास अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हुआ, तो लिखने का तरीका क्या होगा? इनिशियली 1 0 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। बोल, बात समझ में आ रहा है? ये बेटा इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। तो बोल आई का मतलब क्या सिखाते? फाइनल बाय देखो ये आएगा फाइनल बाय इनिशियल, इनिशियल 1 प्लस 0 फाइनल 1 माइनस Yes, अल्फा sir. प्लस एन अल्फा। तो बोल आई Yes, का sir. वैल्यू क्या है बेटा? 1 माइनस अल्फा प्लस, एन अल्फा। रट जा इस फॉर्मूला को। और कब किस कंडीशन के लिए रटना है? डिसोसिएशन के लिए, 100%। डिसोसिएशन के लिए रटना है, ठीक है ना? अच्छा वो तो अगर अल्फा 100% हुआ, इसी से सॉल्व करके आई का वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है? एन आएगा। एन आएगा। आ रहा है अल्फा 100% होने का मतलब अल्फा का वैल्यू 1 पुट करेंगे बेटा, है ना? यही तो थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अल्फा 100% होगा तो आई का वैल्यू हमेशा एन के बराबर होगा, ठीक है? ये याद है थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन दिए थे, ए बी अगर 50% डिसोसिएट करता है तो आई का वैल्यू कितना निकाले थे बेटा हम लोग? 1.5। 1.5। फॉर्मूला से सॉल्व करते, बोल 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू बोल। यही होगा ना? 1.5। और ए बी टूटेगा तो कितना टूट कर देगा पार्टिकल? 2। इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है? 2 है यहाँ पर। पुट कर बोल क्या आएगा? प्लस 2 इंटू 0.5। सॉल्व करते कितना आ रहा है? चेक कर 1.5। 1.5। आ रहा 1.5 हाँ यस सर। है ना? समझ में आया तरीका कैसे इस्तेमाल करना है इसको? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब एक और चीज पे ध्यान दो, यहाँ देखो। अब ये बताओ, अभी आई का डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन क्या पढ़े वो बताओ। बोल बेटा। सर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय यस, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड और इसका था थियोरेटिकल। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड का मतलब थियोरेटिकल। ये भी तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। यस सर। अच्छा ये भी तो लिख सकते हैं सिंस मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी बाय एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। तो कभी अगर क्वेश्चन में बेटा मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन डाल दे, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, बस अब आपका लिखने का तरीका ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बोलो यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो आप चाहो तो इसको नोट करो, इसको नोट करो, ये वाला जो भी अभी जरूरत पड़ेगा इस सबका। अगर याद है तो अच्छी बात है, वरना नोट करो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। नोट किए? यस सर। अब देख, अभी तक का जो पढ़ाई पढ़ा था वो डिसोसिएशन का पढ़ाई था। अब बात करते किस पे बेटा? चलो ए एन पार्टिकल था, सॉरी एन ए पार्टिकल था, डिसोसिएट करके ए एन पार्टिकल बना। बोल तो यहां से आई का वैल्यू कितना आएगा? 1/n। 1/n। बोलो समझा है ना? फाइनल कितना 1 है, इनिशियल कितना था? n था, यही है ना? लेकिन तब जब आपको कहा जाए 100% एसोसिएशन, लेकिन अगर 100% एसोसिएशन का बात नहीं करेगा तो देखो आपको क्या करना है। तब हम लिखेंगे 1 0 1 माइनस अल्फा और यहाँ हो जाएगा बेटा अल्फा बाई एन। यहाँ से आई का वैल्यू होगा 1 माइनस अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। कंपेयर कर ले, ये डिसोसिएशन का एसोसिएशन का फॉर्मूला है, और डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और यहाँ अल्फा बाई एन। बस इतना डिफरेंस याद रखना है, इसको नोट करो।
यस सर। और यहाँ पे भी बेटा आप आई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो पर क्या होगा, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल? theoretical, थ्योरेटिकल। बस अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ये देखो जो कुछ भी पढ़े फॉर्मूला नोट कर लिए बेटा आप लोग। यस सर। ये देखो बात करते हैं। अभी जो फॉर्मूला लिखा है बेटा उसको जाकर के अगर सिंपलीफाई करोगे तो यही सब डिराइव करके आएगा। ये डिराइवेशन आप लोगों को छोड़ दिए, लिखने का तरीका बता दिए। उसी तरीके से जब हम लोग बेटा डिसोसिएशन पे बात करेंगे तो देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब आई के जगह पे थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल बैठाओ या अल्फा निकालना जो निकालो सारा डिराइव करने पर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन बनाते बेटा, सॉल्व करो, आंसर दो। sir C, सर सी। सर सी। सर सी। किसी को डाउट है तो बोला, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट है तो बोला, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। हाँ सर बताइए। तो बेटा यही चीज मेरा बोलना है कि मेरे को क्यों पूछना पड़ता है हर बार। 2 बार पूछे तो तीसरी बार में आप बता रहे हो बेटा। आप बेटा अभी तक इतनी बड़ी महारानी और रानी नहीं बने कि आप टीचर से तेल लगवा के पढ़े। आप फटक से बोलो कि सर उन लोग का हो गया, मेरा नहीं बना। हर क्लास में यही बोलते बेटा, थक गए। तेल लगा के नहीं पढ़ाई होता है बेटा। यकीन मानो जो बच्चे लोग तेल लगवा के पढ़ते बेटा पूरा जिंदगी निकालते, नीट का एंड तक निकलने वाला नहीं। आपके अंदर अपना चाह जुनून होना चाहिए, अपना बोलना पड़ेगा नहीं सर मेरा नहीं हुआ। एवरी टाइम आई हैव टू से दिस कि बोलो बेटा किसको पूछना है। 4 बच्चे बोले 5वां बोल दो कि सर मेरा नहीं हुआ बताइए। आज का क्लास में एक बार जहां पूछे आगे बढ़ जाएंगे, फिर पूछे पीछे बोलोगे सर बता दीजिए, भूल जाएगा बेटा। गुस्सा चढ़ता है इस पे, तेल लगा के नहीं पढ़ा सकते यार, तो समझते नहीं है। बोलो Na2SO4 टूटेगा बेटा तो बोल कितना पार्टिकल देगा, 3। यानी n का वैल्यू यहाँ 3 है और i का Yes, वैल्यू sir. क्या पड़े 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। पुट कर दे 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। हो गया सॉल्व 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है? यस सर। यस सर। अगली बार नहीं बोल। तुम हमेशा पता नहीं क्या समझते हैं तुम अपने आप को, बहुत गुस्सा लगता है। sir B, सर डी। सर सी। हाँ बेटा सी। सी। बी चलो देखते हैं। हाँ सर बी। अरे तो दिल्ली आ गया, कुछ और ही आ गया। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इस बार बेटा आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कंसेप्ट काम करेगा। देख ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। इनिशियली अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा तो बोलिए कितना होगा, x/2 होगा। Yes, sir. तो आई निकालने के लिए क्या सीखे थे बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस X by 2. होगा। Yes, sir. तो देखो आया बेटा ये, यस सर। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर ए। So B. B. देखते हो समझते ए बेटा बोल इसके लिए n का वैल्यू कितना है बोल 4 होगा समझ गए सर। n का वैल्यू 4 है तो अगर n का वैल्यू 4 है तो i का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 4 अल्फा अल्फा which is coming 1 प्लस 3 अल्फा। आधा खेल तो यहीं से सॉल्व हो गया बेटा। अब बोल i का मतलब क्या पढ़े थे ऊपर में कौन होगा थ्योरेटिकल ना एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल ना और थ्योरेटिकल का एक और नाम पता है ना एबनॉर्मल बाय नॉर्मल इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा। जैसे नॉर्मल का पूछा है क्या पूछा है किसका पूछा है एबनॉर्मल का पूछा एबनॉर्मल का पूछो एबनॉर्मल का पूछा है सर थ्योरेटिकल abnormal का नॉर्मल होगा ना यस सर ऊपर भी थ्योरेटिकल नॉर्मल होगा हाँ थ्योरेटिकल नॉर्मल होगा है ना इसका मतलब ऊपर कौन होगा बेटा यहाँ पे आपका ऊपर नॉर्मल नॉर्मल बाय एबनॉर्मल सॉल्व करके देखो यहाँ से ठीक है यस सर आगे चल बेटा अगला अब यहाँ सुनो यहाँ तक बेटा आप लोग हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं बेटा आपको क्या पढ़ा है बेटा फंडामेंटल पढ़ा है क्या फंडामेंटल पढ़ा है आप लोग बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सुनो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम से कितना बेटा बोल 4. 4 आरएलवीपी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बोल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे पी नॉट ए माइनस पी ए ये बाई पी नॉट से इक्वल्स टू एक्स बी यही है ना यस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बेटा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलारिटी इसका फॉर्मूला क्या बेटा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टीएफ इज इक्वल्स और इसका फॉर्मूला क्या बेटा पाई इज इक्वल्स टू ये सारा फंडामेंटल फॉर्मूला आप लोगों को याद है बेटा तो यस याद है तो ठीक है अदरवाइज नोट करो अब इस पे सब पे प्रॉब्लम आने वाला बेटा वेट करो ये फॉर्मूला पढ़े बेटा आप लोग Kb इक्वल्स टू ma RT डिग्री b स्क्वायर बाय एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इन 2000 पढ़े यस सर चीटिंग करो तो अगर ये Kb का फॉर्मूला तो Kf का फॉर्मूला क्या होगा वहां पे टीएफ नॉट हो जाएगा टीएफ और नीचे क्या होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी यस सर चीटिंग करो
फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ बेटा लोग। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का आप लोगों के लिए छोड़ दी, खुद से तैयार करो। सर हो गया। सारा हो गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला पूछेगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से यहां से निकालना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बना लेना, ये तो यहां से आपको मिल जाएगा। बोले यहां से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? बोल, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू WRT by pi v। बिल्कुल अब गैस लॉ वाला इक्वेशन है, ठीक है? यस सर। और Yes, यहाँ sir. पर अगर RLVP का पूछेगा बेटा तो ये वाला फॉर्मूला नोट करो। ये नोट? जी सर। चलिए, आप लोग का कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ बेटा लोग? सारा फॉर्मूला नोटेड है आपका कॉपी में? यस सर। आंसर दो। बी। आंसर करो बेटा। सर बी। बॉम्बे, यस सर। बॉम्बे आया सबका आंसर? बॉम्बे समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्वेश्चन में हमारा क्या समझना है बेटा? मेरे पास पानी है, ध्यान से समझना। और इस पानी में KI मौजूद है। बोलो तो ये KI का प्रेजेंस वेपर प्रेशर का लिए बताओ। जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? वेपर का प्रेशर होगा ना? यस हाँ सर। अच्छा, तो KI का सॉल्यूशन में किसका वेपर बनेगा? KI का कि पानी का? अरे जवाब दे बेटा। पानी को। वाटर का, है ना? तो सोचो, तो पानी में अगर KI डाल देंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। कम घट जाएगा. घट जाएगा। जाएगा, कम हो अब जाएगा। अगर उसमें बाहर से और NaCl डाल दिए तो और और कम हो कम और हो घट जाएगा। जाएगा। कम हो जाएगा. Na2SO4 डाल दिए तो? और कम हो जाएगा। कम हो लेकिन अगर जाएगा. बाहर से और पानी डाल दिए तो? बढ़ जाएगा। बढ़ आंसर जाएगा. नहीं होगा ना रे पागल, क्योंकि वेपर प्रेशर तो पानी का होगा। हाँ सर। तब तो सॉलिड सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर कहां से होगा? इन सब का वेपर प्रेशर तो 0 पढ़ा है आप लोगों को। हाँ सर। याद आया? यस सर। चल अगला क्वेश्चन बना बेटा।
बोलो रे। ऑप्शन सी। क्या अभी अभी आप लोग एक फॉर्मूला लिखा है बेटा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी ए। कल वैल्यू पुट कर बोल, डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू एम ए का वैल्यू कितना है, तो सॉल्वेंट कौन है बेटा, बेंजीन। 250। बेंजीन है ना। हाँ। हाँ तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना होगा, 78। और यहाँ पर कितना आएगा, वेट ऑफ बेंजीन 250 है ना। 250। प्योर का कितना दिया बेटा, 121.8 121.8 माइनस 120.2, रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, करके देखो क्या आता है। चलो ऑप्शन सी। एनी डाउट। No, sir. B. बी होगा सर। हाँ सर। सर बी। Sir, B. मोलालिटी का यही फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग। Yes, sir. यस सर। तो बोल क्वेश्चन में डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, 13.44. 13.44 है ना, और मॉलिक्यूलर वेट 134.4 दे दिया है, और डब्ल्यू ए कितना दे दिया बेटा, 1000 केबी का वैल्यू दे दिया। सॉल्व करो देखो आ रहा है कि जिन लोगों का नहीं आया चेक करो बेटा, जी सर हो गया। ठीक है। यस सर। यस सर। सी होगा सर।
So option C. सर कैसे होगा? चलो देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। पहला तरीका देखो, यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं। बोलो, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बोल। 100 degrees. और उस पानी में जब 1 ग्राम यूरिया डाल दी तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। तो बोल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 0.25. यही हुआ ना? हाँ, तो कह सकते हैं 0.25 इज इक्वल्स टू kb इंटू wb इंटू 1000 बाई mb इंटू wa। बोलो, लिख सकते हैं? हाँ सर। Yes, sir. Yes. है ना? क्वेश्चन में तो हाँ, WA बोला नहीं कितना है बस, लेकिन सॉल्यूट 1 ग्राम है और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, और इसका डेल्टा टीबी के लिए क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी सेकंड वाले के लिए केबी इंटू 3 इंटू 1000 बाई 180। 180. अच्छा, वो तो पानी का डेंसिटी 1 होता है, तो इसका मतलब पानी, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? पहले ये बताओ, क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है? Water. वाटर। वाटर। तो वाटर का डेंसिटी और वाटर का 1 होने की वजह से वाटर का मास और वाटर का वॉल्यूम Same है. सेम होगा, Same. है ना? तो अब सोचो, अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं जब क्वेश्चन में पूरा दोनों का सेम वॉल्यूम है तो इसका मतलब वाटर का सॉल्वेंट का मास सेम होगा। यस Yes, सर। sir. बस हो गया सॉल्व। दोनों का रेशियो निकालो तो देखो यहाँ से केबी केबी कट जाएगा बेटा, काट छाट करके देखो तो आ रहा है आंसर। डेल्टा टीबी कितना आ रहा है चेक करो। सेम। हाँ सर, सेम आ रहा है. आ रहा सेम। यस सर। दूसरा तरीका बोलो, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं ना बेटा, देखो दूसरा तरीका ओरली बन जाएगा। बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। हाँ सर। Yes, sir. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है बेटा? Number of particles. किसका किसका पार्टिकल किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल। Solute. सैल्यूट। Solute का. तो बोल, हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले मामले में इतना पार्टिकल है, Yes, sir. Yes, sir. लिखेंगे ना? अच्छा, वो तो दूसरे वाले में कितना पार्टिकल है? 3/180 into Na. दोनों तो नंबर सेम आया रहे। Yes, sir. है समझ में तरीका? हाँ sir. यस सर। तो सुनो बेटा, ऐसा क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ आपका असाइनमेंट में, यहाँ तक कुछ डिस्कस कर दिए। अब आपका ड्यूटी है कि अगले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर का जितना भी है वो सारा का सारा पूरा बना करके लेकर के आइए। अगले क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डाउट्स डिस्कशन करेंगे पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का। क्लियर है मैटर? हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. तो थोड़ा सा बेटा मामला है कि अब सर थोड़ा दर्द कर रहा है मेरा, तो हम क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं और एक टास्क दे दे रहे, समझ ले बेटा। यहाँ पर सॉल्यूशन जो पढ़ाना था पढ़ा दिए, बस एक और टॉपिक है जो लास्ट में जाकर के पढ़ाएंगे, वो अगले क्लास में टच करवा देगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो असाइनमेंट भेजे हैं, उस असाइनमेंट में जितना भी एमसीक्यू दिया गया बेटा, सारा को बना करके लेकर के आएंगे। अगले क्लास में थोड़ा सा ग्राफ कुछ और सिखाएंगे आप लोगों को जो आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी टच करेंगे। देखना आप लोग का नोट्स में टॉपिक आएगा फेज बोलकर, देखें कोई खोलकर देखा फेज एंड फेज डायग्राम? हाँ हाँ सर देखे। हाँ, वो आपके हाँ, सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, उसको पढ़ने मत जाना, वो आपका सिलेबस में नहीं है। लेकिन वहां जो ग्राफ है, उस ग्राफ से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है। देखिए ग्राफ, इस ग्राफ को कैसे स्टडी किया जाता है इसको तरीका सिखाएंगे। आज का क्लास बेटा हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं आप लोगों की। अगले क्लास में ये चैप्टर थॉरली कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने एंड से पूरा रेडी होकर आइएगा बेटा, जो डाउट्स पूछना है फ्रॉम दिस चैप्टर वो सब लेकर के आइएगा। क्लियर है मैटर यहाँ तक? ओके सर। सर अभी तो ऐसा सर- है बेटा, जो आज कुछ डाउट्स लेकर के आए आप लोग, बोल बेटा बोल। सर नेक्स्ट क्लास में क्लास मंडे होगा या ट्यूसडे होगा? होगा बेटा, ट्यूसडे होगा। जी सर ठीक। तो पिछली बार हम क्लास थोड़ा सा नहीं ले पाए थे, तो उसके लिए आपको हम अलग से मंडे कर दिए थे, समझे? तो इस बार जी सर ठीक।
ठीक है, शेड्यूल टाइम में होगा, ठीक है ना यहाँ तक बेटा लोग? यस 3-4 दिन का टाइम है, आज कुछ भी पढ़ाए पढ़िए। आज देखो हम सिर्फ लास्ट में क्या किए बेटा, थोड़ा बोले ना सर दर्द कल आधा घंटा पहले से पकड़ा हुआ, तो लास्ट में आपको हम सिर्फ फॉर्मूला का लिस्ट पकड़ा करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाए, लेकिन आपके पास नोट्स भेज दिए, थ्योरी के ऊपर अच्छे से देख ले बेटा। ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ से बेटा याद रखना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से 1% थ्योरी आ सकता है, 90% न्यूमेरिकल्स ही पूछेगा उससे, इसलिए फॉर्मूला जो दिए सारा फॉर्मूला को प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला को यूज करो, और जितना प्रॉब्लम दिए बना करके अगले क्लास में बात करें, ठीक है यहाँ तक बेटा सबको? हाँ यस सर। ठीक है? यस सर। और आज अगर आपको कुछ डाउट लेकर भी आए पूछने के लिए तो उसको भी होल्ड पे डाल दे बेटा, अगले क्लास में सारा डाउट्स एक साथ देख लेंगे। और अगले क्लास में सुन लो बेटा, अपार्ट फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर आप जो कोई अदर चैप्टर्स भी पढ़े ना, वहां का भी डाउट्स लेकर के आ सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, और ये वीडियो शाम तक हम या कल तक भेज देंगे इसका। पिछला क्लास का वीडियो भेज दिया आप लोगों को, हम मिल गया ना? यस सर। हाँ, तो आज का- हाँ सर। हाँ सर।